हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम सेपरेबल इक्वेशंस को देखने जा रहे हैं। जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, जितनी भी टाइप्स की हैं, उनमें सबसे सिंपलेस्ट तरीके से जो सॉल्व हो जाती हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो सेपरेबल होती हैं। अब यहाँ पे सेपरेबल से मुराद जो सेपरेट की जा सकें। सेपरेट किस में? टू वेरिएबल्स में। कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनमें एटलीस्ट टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो उनमें एटलीस्ट टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए जो कि कम्प्लीटली एक ऐसी टर्म में एक्सप्रेस की जा सके जो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रही हो, और एक प्लस या इक्वल के साइन में भी आ जाता है कि एक साइड आप कम्प्लीटली एक्स की फॉर्म में ला सके और दूसरी कम्प्लीटली वाई की फॉर्म में अगर ला सको, ठीक है, तो सेपरेट कर सको टू वेरिएबल्स को कम्प्लीटली एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम सेपरेबल इक्वेशंस कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जो इस फॉर्म में लिखी जा सकें। ठीक है, इसमें ये जनरल तरह के से बोला गया है, इसको हम कम्प्लीटली एक्स और वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इस साइड में ले जाती हूँ। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। तो ये डेफिनेशन है, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन समझने वाली है कि अब ये एफ ऑफ एक्स अगर मैं इधर ले जाऊँ और जी ऑफ वाई इधर ले जाऊँ, तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन, ये वाली साइड कम्प्लीटली एक्स की फॉर्म में आ चुकी है और ये साइड कम्प्लीटली वाई की फॉर्म में आ चुकी है। या फिर इन टर्न हम इसको इस पूरे फंक्शन को एक और फंक्शन का नाम दे देते हैं। लेट्स से टी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स पी ऑफ एक्स डी वाई। तो ये हम देख सकते हैं कि एक साइड पी वाई, तो एक साइड कम्प्लीटली एक्स फॉर्म में आ चुकी है, दूसरी साइड कम्प्लीटली वाई फॉर्म में आ चुकी है। तो इसको सिंपली हमने इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, और जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स या फिर रूल्स हमने पहले पढ़े हुए उनको यूटिलाइज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लेना है। ऐसे फंक्शन जो कि सेपरेट किए जा सकें, जिनमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सके, उन्हें हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। और इसी तरह जो फंक्शंस जिनमें एक्स और वाई इतने मिक्स्ड हों कि उनको सेपरेट ना किया जा सके, आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस आएंगी जिसमें हम एक्स वाली टर्म्स को और वाई वाली टर्म्स को कम्प्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। हमेशा ऐसा फॉर्म आएगा कि एक्स और वाई मिक्स्ड फॉर्म में होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो उसमें आपके पास जो वाई है वो भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशियल अप्लाई करते हो वाई पे इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, दैट एग्जिस्ट। तो अगर y का डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का इंटेग्रल भी विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करता होगा। तो लेट्स से अगर यहाँ पे y आ जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे y आ जाता है या फिर यहाँ पे x आ जाता है, तो इस चीज़ को आप कैसे डील करेंगे? इसकी इंटीग्रेशन आप सिंपल रूल से नहीं कर सकते। डिफरेंशियल अगर x के रिस्पेक्ट से है तो y को इन टर्म्स ऑफ x ही यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। उसका सिंपल ऐसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन में पार्ट्स फॉर एग्जांपल यूज़ कर लिया और वाई स्क्वायर बाय 2 कर दी। अगर वाई का मतलब ऐसे इंटेग्रल आ गया, तो ये वाई का ऐसे इंटेग्रल आप नहीं लिख सकते अनटिल अनलेस ये जो डिफरेंशियल है दैट इज़ वाई की रिस्पेक्ट से। तो आप ये इंटरचेंजिंग सेम रूल, ये रूल्स अप्लाई होते हैं अगर ये वही हो वेरिएबल जो यहाँ पे मौजूद है। तो सेपरेबल होना उसका दैट इज़ वाई इम्पोर्टेंट होता है। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक्स पे डिफरेंशियल अप्लाई करें और विद रिस्पेक्ट टू वाई हो तो ये इसका एक्स स्क्वायर बाय 2 कर दो। नो, एक्स को पहले आपने लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ वाई, अगर आप लिख सकते हो तो। क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जो इक्वेशंस आप सॉल्व करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो उसमें नॉर्मली होता है कि आप इनकी वैल्यूज़ जानते हो, तो या फिर इसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें आप इनकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के तहत जान रहे होते हो। जैसे अगर ऐसे डिफरेंशियल जो है डी थीटा के रिस्पेक्ट से है और आप यहाँ पे जी आ रहा है, तो जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, या लेसन डी आर भी कर देते, तो आर कॉस थीटा होता है, तो जी की जगह आप यहाँ पे आर कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो ऑब्वियसली आर कॉस थीटा की इंटीग्रेशन का रिजल्ट डिफरेंट आएगा देन जी स्क्वायर बाय 2 के। ठीक है, ये ऐसी नहीं होगी। तो ये रूल्स तब अप्लाई होते हैं जब यहाँ पे भी सेम वेरिएबल हो इंटेग्रेंड में और यहाँ पे भी वही वेरिएबल का डिफरेंशियल हो और इंटीग्रेशन ऐसे हो रही हो।
तो दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम आ जाती है जब इस तरह का हो जाए, तो आप ऐसे नहीं कर पाते, इंटीग्रेशन के वो रूल्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सब्स्टिट्यूशन करके या फिर ऐसे कुछ करके इनको सेपरेबल बनाया जाए या फिर कुछ और टेक्निक्स को यूज़ किया जाए जिनमें आप सॉल्व कर पाएँ। तो ये सेपरेबल इक्वेशंस हमने देख ली। आप इसके कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और ये काफ़ी इजी होती हैं। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन की टेक्निक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंटीग्रेंट आपके पास ट्रिकी सा आ जाता है, थोड़ा टफ आ जाता है, तो आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बाकी इसमें एज सच ट्रिकी पार्ट नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन में ही है कि इंटीग्रेंट्स कैसे आ जाते हैं, तो आपको इनकी इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। सो प्रॉब्लम्स में सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं, फिर हम थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स को देख लेंगे जस्ट कि आपका माइंड क्लियर हो जाए मेथड से। तो हम इन्हें सबसे पहले सेपरेट करते हैं, एक साइड में सारी y वाली टर्म्स, दूसरी साइड में सारी x वाली टर्म। तो ये y इधर ले जाते हैं, dx इधर ले जाते हैं सिंपली, तो ये y dy x स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड्स पे। ओके, इंटीग्रेशन को ऑपरेटर हम दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देंगे और इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन भी हमें पता है। तो ये सिंपली फिर ये आ जाएगी, और c कोई भी कांस्टेंट है, और c कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो कि इनिशियल कंडीशन से हमें पता चल जाता है। सिंस इनिशियल कंडीशंस आर नॉट गिवन, तो यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना इज़ नॉट नेसेसरी टू। सो ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर्स में, इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल्स ये 2/3x स्क्वेयर प्लस 2c, और इस 3 को भी हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो दोनों साइड को अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3y स्क्वेयर इक्वल्स 3 कैंसर 2x स्क्वेयर प्लस 6c इज़ अनदर कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम c1 लिख देते हैं कि लेट्स से ये इसके इक्वल है, एंड हेंस दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो c1 हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह पे, क्योंकि c इज़ अ कांस्टेंट, 2 इज़ अ कांस्टेंट, 3 इज़ अ कांस्टेंट, का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट होगा। सेपरेबल इक्वेशंस के लिए सेकेंड एग्जांपल हम ये करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि ये x फंक्शन है, ये y फंक्शन है, यहाँ पे एक x का फंक्शन बिल्कुल सेपरेट है और ये y का फंक्शन, एंड इस तरह से। तो ये फंक्शंस एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। ऐसा कभी अभी नहीं हुआ कि यहाँ पे लेट्स से एंगल में x y आ जाए, ठीक है। इससे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन से भी हमें हेल्प मिलती है कि यहाँ पे dx है, dy है, यहाँ पे ये सारे फंक्शन एक दूसरे से सेपरेट हैं। कोई ऐसी फॉर्म में नहीं आया जो मतलब मिक्स्ड फॉर्म हो, जैसे 1/1 + xy, ये भी एक मिक्स्ड फॉर्म है जिसे आप सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक सेपरेबल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड फॉर्म में हो और इस तरह की फॉर्म में हो कि वो एक सेपरेट ना हो पाए। तो यहाँ पे x का फंक्शन बिल्कुल अलहदा है, y का फंक्शन cos y कम्प्लीटली अलहदा है, ये सब भी सेपरेट हैं। तो इट इज़ अ सेपरेबल इक्वेशन, हम यहाँ से पहले ही ग्लैंस में देख सकते हैं। अब इसे सेपरेट करना बहुत ईजी है, हम इस चीज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, और नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस, और यहाँ पे हमें x की टर्म्स सारी एक तरफ करनी है, y की एक तरफ, तो ये वाली इधर ले आते हैं, ये उधर ले जाते हैं। तो x डिवाइडेड बाय dx एंड दैट इज इक्वल्स टू cos y डिवाइडेड बाय sin y dy। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये मैंने इसी फॉर्म में लिखा है, कॉट नहीं लिखा, क्योंकि ये एक इजी फॉर्म में बन जाएगा। अभी हम देखेंगे इसमें ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में, हम इसे देख सकते हैं कि x² + 1 है, इसका अगर डेरिवेटिव देखें तो वो 2x बनता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द टर्म जिसमें हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, वही हमने देखना होता है ना। तो 2x यहाँ पे बन रहा है इसका डेरिवेटिव, ठीक है, जो कि ऊपर बन सकता है अगर हम ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें और इधर डिवाइड कर दें। तो जब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा हो, तो जो उसकी इंटीग्रेशन आती है दैट कम्स आउट टू बी नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि नीचे वाली टर्म है sin y, ठीक है। sin y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y होता है, वो ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ sin y आ जाएगा। प्लस जो कांस्टेंट आता है ना, उसे मैं नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख देती हूँ, क्योंकि हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, तो ओवरऑल दैट विल नॉट बी अफेक्टेड, क्योंकि ये एक जनरल कांस्टेंट है, तो आप इसे नेचुरल लॉग ऑफ c की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग्स में लिखा है क्योंकि हम आगे ताकि इसकी फाइनल फॉर्म को निकाल सकें।
तो नेचुरल लॉग्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसका कोफिशिएंट उसकी पावर बन जाता है, या उसका पावर उसकी कोफिशिएंट बन जाता है, तो हम ये इसकी पावर में ले जाते हैं। ओके। और नेचुरल लॉग्स की जो ये टर्म्स होती हैं ना, हमेशा पॉजिटिव होती हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल किया है। और एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज़ ऑलवेज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी टू, तो ये भी एक ऑब्वियस बात है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ साइन वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सी, जब टू नेचुरल लॉग्स एक दूसरे से ऐड हो रहे हों तो आप नेचुरल लॉग को कॉमन कर सकते हैं और इन दोनों क्वांटिटीज़ को इन अ प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हैं उस नेचुरल लॉग के अंदर। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग है, दोनों तरफ एंटी नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन का अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू सी साइन वाई। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ चुका है। नॉर्मली सोल्यूशन जो है वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लाइक वाई इक्वल्स टू समथिंग। तो अगर हम वो करना चाहें तो सी को इधर लेके जा सकते हैं और उसे लेट्स से हम अनदर कांस्टेंट C1 का नाम दे देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू साइन वाई। और दोनों तरफ अगर हम साइन इनवर्स ले लें तो आप अपना सोल्यूशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दैट इज़ द सोल्यूशन। तो सेपरेबल इक्वेशंस में हमने देखा कि सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना बहुत इजी है, हमें बस पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन को कैसे करना है। इसमें बस ट्रिकी पार्ट यही होता है, इंटीग्रेशन करना आपको आनी चाहिए। और इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं वो फंडामेंटली किस तरह से वर्क करते हैं वो मैं ज़रूर बताऊँगी। कमिंग मेरा यही प्रोजेक्ट होगा, बहुत सारे मतलब टॉपिक्स हैं जो साथ में लेके जा रही हूँ, तो डिफ्रेंसिएशन पे भी मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। डिफ्रेंसिएशन ही सॉरी इंटीग्रेशन। तो ये हम देख सकते हैं कि ये सारी सेपरेबल इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये जैसे ये इक्वेशन है, इसमें dx इधर ले जाएं, y उधर ले जाएं, तो इसकी इंटीग्रेशन ईजिली हो सकती है। एक्स क्यूब है ये, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे 3x स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर ऊपर मौजूद है, 3 चाहिए, तो अगर 3 इसके साथ आ जाए तो नेचुरल होगा 1 + x क्यूब, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। जबकि y जो इधर गया था इसकी y स्क्वेयर बाई 2, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, ये नेचुरल लॉग की फॉर्म में इसका रिज़ल्ट आएगा। उसके अलावा ये इक्वेशन भी बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है और ये सारी इक्वेशंस बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है इसमें घबराना नहीं है क्योंकि ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगी। इसमें अगर हम 1 + x है और इसमें से y स्क्वेयर दूसरी टर्म में से अगर हम कॉमन ले लें तो ये 1 + x अंदर बच जाएगा। ये भी 1 + x है, ये भी 1 + x है, तो हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। 1 + x कॉमन लें तो अंदर 1 + y स्क्वेयर बच जाएगा। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से ये 1 + x × 1 + y स्क्वेयर, तो अब ये सेपरेबल हो चुकी है। तो इसी तरह ये इक्वेशन भी इसी तरह से आपने करनी है कि यहाँ पे ये 2x + 2 है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे। ये xy + y है, इसमें से y कॉमन लेंगे, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 × x + 1 बनेगा, इसमें y कॉमन लेंगे, y × x + 1 बनेगा। x + 1 को कॉमन लेंगे तो y + 2 इसका बन जाएगा, तो y + 2 × x + 1 ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। सिमिलरली ये तो है ही x फॉर्म में, तो इस तरह से आपने ये चीज़ें कर लेनी हैं, ये इस तरह से हो जाएंगी सारी। IELTS के जो काबिल मेंशन हैं वो मैं ज़रूर करूँगी और ये इंटीग्रेशंस इनकी आनी चाहिए। जैसे ये अंडर रूट आ चुका है तो पावर रूल लग सकता है या नहीं, या आपने ये टेस्ट करना है पावर रूल कब लगता है। ये भी इंटीग्रेशन में ही आ जाता है कि कब लग सकता है क्या नहीं लग सकता। जैसे एक्सपोनेंशियल के लिए कंडीशन है, इसी तरह पावर रूल के लिए होता है कि पावर के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव अगर साथ बन रहा हो तो आप उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑन ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो अब ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हम देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में उन्होंने इसमें से मैं कौन सा करूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस वन। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी मुझे टफ़ लग रही है और सारी मुझे आसान लग रही हैं जो ईज़िली हो जाएंगी आपसे। तो ये वाली मैं प्रॉब्लम करने जा रही हूँ, इसी से हमें पता चल जाएगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स अगर इनकाउंटर हो जाएँ तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ये जस्ट कंडीशंस होती हैं जो आप इम्पोज कर देते हो अपनी इक्वेशंस पे कि वो इन कंडीशंस को ज़रूर सेटिस्फाई करें एट सम स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कोई आपका सिस्टम है और आप सिस्टम को चाहते हो कि एक दैट स्पेसिफिक इंस्टेंट पे इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो फिर वो जब आप कंडीशन इंसर्ट कर देते हो तो आपका जो जनरल सोल्यूशन है वो एक स्पेसिफिक सोल्यूशन में तब्दील हो जाता है अगर इनफ नंबर ऑफ़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए जो कंडीशंस आपने प्रोवाइड की हुई हैं। जैसे मैंने बताया था कि जितना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी ही नंबर ऑफ़ इनिशियल वैल्यू चाहिए होती हैं या कंडीशंस चाहिए होती हैं टू मेक इट यूनिक।
यूनिक मीन्स के सारे जो उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको रिमूव करना, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का होना मीन्स कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्फिनिटली जितनी भी आप वैल्यूज़ उसमें इंसर्ट करेंगे वो सारी की सारी उस इक्वेशन का सोल्यूशन बनेंगी उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू पे। लेकिन स्पेसिफिक या यूनिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जो स्पेसिफिक वैल्यू C1 C2 C3 की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू 2 3 4 लेट्स से इन तीन वैल्यूज 3 कांस्टेंट है अगर, ठीक है, तो उन्हीं पे सिर्फ सेटिस्फाई करेगी। तो ये फिर यूनिकनेस हो जाती है कि सिर्फ यही सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को विद दैट्स इनिशियल कंडीशंस। तो अभी हम ये वाला प्रॉब्लम कहते हैं, मैं इसको राइट डाउन करती हूँ। तो ये हम देख सकते हैं कि तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो एक तो सेपरेट हैं ऑलरेडी। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है, ये लास्ट में हम यूज़ करेंगे। पहले हमें जनरल सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है सिंस दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज़ वाई एक ही इनिशियल कंडीशन इनफ थी। नाउ अब हम इस चीज़ को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, इस इक्वेशन को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस हो रही थी सारी एक्सप्रेशन में, इस साइड पे लेके गई हूँ, यहाँ पे ये प्लस हो गई है और यहाँ पे हमें एक्स के सारे टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स वाली टर्म्स हम इधर ले आते हैं और वाई वाली टर्म्स इधर ले आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज़ कि हमें देखना है कि पॉसिबली हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर नीचे वाली टर्म देखें, दे आर द टू ऑप्शंस, या तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन से इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया जाए, इसकी हो सकती है फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो दे आर द टू ऑप्शंस। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये 2x + 3x + 6 3x + 8 इसमें से फैक्टर x × x + 2 + 3 × x + 2। इसकी तो इंटीग्रेशन आपको अभी पता चल गई होगी कि क्या होगी। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन तो कर ली है, अब पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो लेट्स से दिस टर्म इज इक्वल टू a/x + 3 + b/x + 2। तो इस तरह की एक्सप्रेशन हो जाए तो इनकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट की जाती है बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर इस तरह की एक्सप्रेशंस आ जाएं तो क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x + 3 है तो इस पे वो नेचुरल लॉग वाला टर्म यूज़ हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 आता है और 1 तो हमेशा हर जगह मौजूद होता है। तो इस तरह से इजी हो जाएगा। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, इस साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये दो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एलसीएम को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल हो गया। जब इसके साथ करेंगे तो x + 3 × x + 2, यहाँ पे भी x + 3 × x + 2। ओके, तो x + 2 कैंसिल आउट, एंड जिनको ये आती है वो स्किप कर सकते हैं या फिर उसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये a × x + 2 + b × x + 3। नाउ इंसर्ट करते हैं x + 2 = 0, x = -2 वैल्यू पुट करते हैं इस सारी एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे x जहाँ जहाँ आए उसमें -2 पुट करते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 पुट करेंगे और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे और इंसर्ट करेंगे और a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, जो कि यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और हमें इस तरह से इस वैल्यू को इसकी एक्सप्रेशन मिल जाएगी इन पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई होके। तो ये -6 + 8 दैट इज़ इक्वल्स टू b × +1। सिंस b इज़ इक्वल्स टू -6 + 8 इज़ 2, सो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब a की वैल्यू के लिए लेट्स से दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, x + 3 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब इसको इसमें इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने पे x -3 हमने पुट करना है +8 +
तो ये वाली टर्म अब ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे a इंटू -3 + 2 इज़ -1 और ये -9 + 8 विच इज़ -1 इक्वल्स इंटू -1, ये कैंसिल, तो a इज़ इक्वल्स टू 1। तो a इज़ इक्वल्स टू 1 हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब वो जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिखी थी दैट वाज लाइक दैट a बाय x + 3 + b बाय x + 2। अब इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देते हैं और इनकी वैल्यूज़ थी a विच इज़ 1 और x + 3, b की वैल्यू आई थी 2 बाय x + 2। तो इस एक्सप्रेशन की जगह अब हम ये लिखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे, ओके। तो अभी इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है इजी। मैं लिखती हूँ इसकी वैल्यूज़ 1/x + 3 + 2/x + 2 dx, दोनों के साथ अब लिख देते हैं क्योंकि dx मल्टीप्लाई हो रहा है ना ऐसे, तो दोनों के साथ आएगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ और इसके साथ भी लिख देती हूँ दोनों की इंटीग्रेशन, ओके। दैट इज़ इक्वल्स टू 4 × y² + 4 dy। तो इसके जो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का दैट इज़ 2y। तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव 1 आता है डिनोमिनेटर का, सो 1 तो ऊपर मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ x + 3 मॉड्स हैं ये, क्योंकि मैंने बताया था नेचुरल लॉग का जो यहाँ पे टर्म होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव के लिए वो डिफाइंड नहीं होता। तो 2 यहाँ मैं बाय ले लेती हूँ और इसके भी नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 बनता है। सो ये नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 इस पर भी अप्लाई हो जाएगा और ये 2 और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 2 और इसकी भी वैसे ही होगी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 इसकी पावर में चला जाएगा। नेचुरल लॉग्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 की पावर स्क्वायर हो जाएगी। इसमें भी नेचुरल लॉग ऑफ y² + 4 की पावर 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब इनको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ x + 3 × x + 2 का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ c × y² + 4 का होल स्क्वायर। नेचुरल लॉग कैंसिल, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है x + 3 × x + 2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल्स टू cy² + 4 का होल स्क्वायर। दैट इज़ द सोल्यूशन। नाउ इनिशियल वैल्यू कंडीशन हमें गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, इसको इस पर एम्प्लॉय करना है। मैं अब इस इक्वेशन को लिखती हूँ। सो ये इनिशियल कंडीशन है और ये हमारा सोल्यूशन आया है। इसमें उन्होंने बोला है कि y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 इज़ 2। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने 2 पुट करना है और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो c को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं और y इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, ये भी 4, ये 3 का स्क्वायर आएगा c, और ये 4 + 4 इज़ 8 का स्क्वायर। 4 × 3 3 = 9 c 8 का स्क्वायर जो कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा विच इज़ 64। तो c इज़ इक्वल्स टू डिवीजन की जाए तो लेट मी ब्रिंग माई कैलकुलेटर, इट्स 16। ओके, ये मैंने डिवीजन की है, मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज़ किया। c = 9/16। ओके, तो ये c की वैल्यू आ चुकी है जिसे आप इसमें इंसर्ट कर देना है और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है इन दैट वे। और ये सॉल्यूशंस हैं इन सारे क्वेश्चंस के, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं अपने आंसर्स। तो ये इक्वेशन हमने भी सॉल्व की है और हम ये देख सकते हैं कि हमारा भी रिज़ल्ट यही आया है, 9/16 है। तो 16 उस साइड पे x वाली साइड पे ले जाएंगे तो ये 16 इधर x वाली साइड पे आ गया और ये 9 और ये सारा कुछ हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी इनिशियल वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर हमारे पास सेपरेबल इक्वेशंस हों, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस हों, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, दे आर ईजीएस्ट। और इसके बाद अभी हम देखेंगे कि अगर इक्वेशंस अपेरेंटली सेपरेबल ना हो लेकिन सर्टन बिहेवियर रखती हों तो उनमें किस तरह की सब्स्टिट्यूशन करके उनको सेपरेबल बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट हम वो करेंगे।